नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। हमास और इजराइल के बीच जो समझौता है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप जानते हैं इजराइल ने धोखा किया था, हमास ने रिहा कर दिया था। 6 लोगों का जो वादा था वो रिहा कर दिया था, लेकिन बदले में जिन 300 से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा करना था इजराइल ने रिहा नहीं किया था। अब खबरें आ रही हैं कि इजराइल उनको जल्दी ही रिहा करेगा। ये बात तय हुई है कि 6 लाशें जो हमास के पास हैं, वहां के कैप्टिव्स की, इजरायली कैप्टिव्स की जो 6 लाशें हैं, वो लाशें वापस करेगा और उसके बदले में इजराइल उन सभी लोगों को रिहा करेगा जिनका वादा था। मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे नाटक किए जा रहे हैं, लेकिन फाइनली रिहा तो करना ही पड़ेगा। दरअसल बहुत सारा कुछ इसके पीछे चल रहा है। ईरान में रूस के विदेश मंत्री गए हैं और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। एक एक करके मैं सब पर डिटेल से बात करूंगा। ये जो डील है, ये डील जा रही है सेकेंड फेज में और सारी प्रॉब्लम सेकेंड फेज की ही है। इजराइल की एक खासियत यह है कि जो चीजें वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर पाता है उनको इंटरनेशनल प्रेशर बनवाकर, इंटरनेशनल क्या, बेसिकली अमेरिका का प्रेशर बनवाकर सीज फायर के दौरान वो हासिल करना चाहता है। मजाक किया जाता है उस इलाके में कि जब भी सीज फायर होता है सामने वाला सीज कर जाता है, लेकिन इजराइल अपनी फायरिंग जारी रखता है। इसीलिए रफा में भी कल फायरिंग हुई है जहां कुछ लोग और मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में भी लगातार ये चीजें चल रही हैं। सीज फायर आप कह सकते हैं खतरे में है। अभी भी पूरी तरह से तय नहीं है कि सीज फायर लागू होगा या नहीं, सेकेंड फेज होगा कि नहीं होगा। अब सेकेंड फेज में कई सारी शर्तें हैं। एक तो अपनी लगभग सारी आर्मी हटानी है, दूसरा वहां रिकंस्ट्रक्शन का पूरा काम शुरू होना है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां इजराइल मान के चल रहा था कि हमास बर्बाद हो चुका है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ऐसे में कोई नई ताकत उभरेगी या कोई और जो है वो गजा को मैनेज करेगा। लेकिन जब यह तथ्य सामने आया कि हमास अभी भी मजबूत है, हमास अभी भी गजा को मैनेज कर रहा है, तब से इजराइल के होश उड़े हुए हैं। बहाना बनाया गया कि जो किस किया था, एक कैप्टिव ने जो हमास के बंदे को किस किया था उसकी वजह से नाराज हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन असल बात यह है कि सारा खेल बस इतना है कि इजराइल चाहता है कैसे भी गजा से हमास खत्म हो जाए, गजा को डीमिलिटराइज कर दिया जाए, वहां से मिलिट्री पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जो नेतन्याहू साहब चाहते हैं वो ये कि सेकेंड फेज में वहां हथियार पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएं, यानी किसी भी फलस्तीनी के पास हथियार ना हो। दूसरा, हमास वहां से बाहर चला जाए, हमास चुपचाप वहां से बाहर चला जाए। और तीसरा यह कि वहां का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। यावर लैपिड जो वैसे तो नेतन्याहू के खिलाफ बोलते हैं, उनका एक कल इंपॉर्टेंट बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जंग खत्म होने के 15 साल बाद तक इजिप्ट को गजा का कस्टोडियन होना चाहिए। एक लाइन में कि इजिप्ट गजा का राज चलाए, इजिप्ट गजा को एक ऑटोनॉमस स्टेट के तरह से चलाए। गजा की ना अपनी कोई सरकार हो, ना गजा की अपनी कोई आर्मी हो, ना गजा में किसी के पास कोई हथियार हो। यानी ये जो पूरी प्लानिंग है, इस प्लानिंग में वो कहना ये चाहते हैं कि हमास खत्म हो जाए। कल मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग हुई थी अरब मुल्कों की, और उसमें भी जो चीजें रिस रिस के बाहर आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि अरब मुल्क, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे बाकी मुल्क हो, वो भी यही चाहते हैं कि हमास वहां से हट जाए, उसके अलावा कोई और वहां को गवर्न करे। तो सारा जो कांटा फंसा हुआ है वो हमास का फंसा हुआ है। सारा तमाशा जो है वो इसलिए है कि कैसे भी हमास को बाहर कर दिया जाए। अरे भाई, आप जंग कर रहे थे, 14 महीने आपने जंग की और जंग में तो आप हरा नहीं पाए। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप फलस्तीन को आजाद नहीं करेंगे, गुलामी में जब तक फलस्तीन रहेगा, चाहे इजिप्ट की गुलामी हो, चाहे इजराइल की गुलामी हो। इजिप्ट ने हालांकि साफ कहा है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन किसी की भी गुलामी होगी, फलस्तीन को अलग मुल्क का दर्जा नहीं मिलेगा, तो हमास को आप खत्म कर देंगे, कल को कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएगा। वहां पर जो रेजिस्टेंस है बरसों से चल रहा है। हमास हमेशा से नहीं था। हमास के पहले दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे, हमास के बाद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। फलस्तीन में इतने वर्षों में इजराइल ने क्या किया है, अगर उसको समझना हो तो आज का दिन बहुत मौजूद है। एक एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। 31 ईयर्स, 31 साल पहले एक घटना हुई थी अल खलीली के इब्राहिमी मस्जिद में। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहां बारूच गोल्डस्टीन नाम का एक आदमी घुसा। यह आदमी सेटलर था,
यहूदी था, बाहर के मुल्क से आकर वहां पर बसा हुआ था। इस आदमी के हाथ में हथियार थे। इसने लोगों को मारना शुरू किया और 25 से ज्यादा लोग मारे गए। कहते हैं 36 लोग मारे गए। नमाज पढ़ते हुए ये तब तक गोलियां चलाता रहा, ये तब तक लोगों को मारता रहा जब तक किसी ने इसका सर नहीं फोड़ दिया, इसको रोका नहीं। और इजराइल में इस आदमी को विलेन होना चाहिए, लेकिन यह आदमी हीरो है क्योंकि इसने फलस्तीनियों को मारा था। इजराइल का जो पहला राष्ट्रपति था उसके ऊपर ही आरोप था। आरोप क्या, सब जानते हैं। हकीकत थी कि इंग्लैंड के अंदर उसने एक आतंकवादी विस्फोट कराया था। तमाम आतंकवादी संगठन जो जायनिस्टों के रहे हैं, उनके लीडर्स इजराइल के हेड ऑफ स्टेट बने। कोई फॉरेन मिनिस्टर बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, और उन्होंने वही सारा आतंकवाद, वही सारी हरकतें, वही सारी शैतानी हरकतें बाकायदा अमेरिका और इंग्लैंड के सपोर्ट से इतने साल की हैं। तो अब जब आपने इतने साल किया है ये सारा कुछ, जब हालत यह है कि आपने सड़कों पर कुछ ऐसी सड़कें बनवाई जिन पर फलस्तीनियों का चलना तक बैन कर दिया, किसी भी फलस्तीनी को उठाकर गिरफ्तार कर लेंगे। आप सोचिए, जो फलस्तीनी रिहा हुए हैं वो बता रहे हैं कि जेल के अंदर उनके पैरों पर एसिड फेंका गया। 160 से ज्यादा ऐसे फलस्तीनी इजराइल में गिरफ्तार करके रखे गए हैं, इल्लीगली गिरफ्तार करके रखे गए हैं, जो मेडिक्स हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं और इस तरह के पेशों में हैं। उनको उठाकर जेल में रखा गया है। कितने सहाफियों को मारा गया है आप जानते हैं। इतना सब कुछ जब होगा और आप सोचेंगे कि इसके बाद हमास को आप कहेंगे चले जाओ, हमास चला जाएगा और वहां पर शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप जीतेंगे, वो जीतेंगे, कितनी लाशें गिरेंगी मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। फाइनली क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन या तो फलस्तीन को आजादी मिलेगी या फलस्तीन का एक एक आदमी मार दिया जाएगा। जब तक फलस्तीनी जिंदा रहेंगे वो आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। कितना अच्छा होता कि एक निगोशिएशन टेबल पर बैठकर आप एक अलग फलस्तीन मुल्क की बात करते, आप फलस्तीन को एक अलग मुल्क का दर्जा देते और उसके बाद वहां पर शांति हो जाती। उसके बाद वहां के लोग देख लेते कि किस तरह का उनको निजाम चाहिए, वैसा निजाम वो खुद चुनते। लेकिन ये सारा कुछ आप नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो बैठकर प्लान बनाते रहिए, शांति वहां पर कभी नहीं होने वाली है। जितनी भी आप कोशिशें करके देख लीजिए, जब तक अलग मुल्क नहीं मिलेगा शांति नहीं होगी। 1857 में हमें बहुत बुरी तरह से दबा दिया था अंग्रेजों ने, हजारों लाखों लोग मारे गए थे। बहुत सालों तक लगा कि शांति हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर इंकलाब की आग जली और फाइनली जब 1947 में अंग्रेज यहां से भाग गए तभी यह आग शांत हुई। दुनिया में जहां भी आजादी की लड़ाई चली है, कभी ढीली पड़ी है, कभी मजबूत हुई है, लेकिन आजादी मिले बिना वो रुकी नहीं है। ये अभी फिलहाल गजा के हालात हैं। मुझे लगता है गुरुवार की बात हो रही है, बृहस्पतिवार की बात हो रही है, और बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को 4 लाशें मिलेंगी इजराइल को। ऐसे अगवा किए हुए लोगों की, गिरफ्तार किए हुए लोगों की जो मारे गए हैं, और बदले में जिन फलस्तीनियों को रिहा करना था उन सबको एक साथ रिहा करेगा इजराइल। क्योंकि हुआ यह है कि स्टीव विटकॉफ जो आने वाले थे, जो एनवाय हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने भी अपनी यात्रा फिलहाल कैंसिल की है। मुझे लगता है कि अमेरिका अभी सेकेंड फेज को लेकर प्लान बना रहा है, क्योंकि सार जो हैं, जो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब इजराइल में होते हैं, जो इनके रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी एक मीटिंग चल रही थी ब्रुसेल्स में ईयू के लोगों के साथ, और वहां पर उन्होंने कहा है कि हम गजा में जो बातचीत चल रही है, जो निगोशिएशन चल रहा है, जो सीज फायर की बात चल रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी खबर आई है ईरान से। आप जानते हैं कि अमेरिका और रशिया के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। सऊदी अरबिया में अमेरिका और रशिया के बीच बातचीत हुई है, जिसमें लावरोव जो वहां के विदेश मंत्री हैं और पुतिन के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो गए हुए थे सऊदी अरबिया। अब वहां से वो गए हुए हैं ईरान, और ईरान में उनकी अरगाची से मुलाकात हुई है, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी दोनों फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। इसके पहले जो कतर के अमीर हैं अल्थानी, वो भी गए हुए थे ईरान। अब लावरोव की इस जर्नी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ यह कहा जा सकता है कि लावरोव की जो ये जर्नी है, हो सकता है ईरान को यह भरोसा दिलाने के लिए हो कि हम आपके साथ हैं, इस तरह के बयानात सामने आए, और उसी मीटिंग से
अरगाची ने यह बयान दिया कि अमेरिका जितना भी प्रेशर बनाना चाहे हम झुकेंगे नहीं एटॉमिक मामले पे। लेकिन दूसरी बात भी हो सकती है जिसकी वहां भी बहुत चर्चा है और दुनिया में भी बहुत चर्चा है। वो बात यह है कि कहीं रशिया यूक्रेन पर जो कब्जा उसने किया है, यूक्रेन को जिस तरह से जीता है उसको बनाए रखने के लिए और अमेरिका से रिश्ता बेहतर करने के लिए ईरान को छोड़ तो नहीं देगा, ईरान को बेच तो नहीं देगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह सब संभव है। आप सोचिए, कल तक यूक्रेन के साथ इजराइल, अमेरिका सब खड़े थे और कल जब यूक्रेन के खिलाफ वोटिंग होनी थी यूएन में तो भारत तो बाहर निकल आया, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने यूक्रेन के खिलाफ वोटिंग की। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो सकता है। एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या लावरोव वो सारी बातचीत जो सऊदी अरबिया में हुई है अमेरिका के साथ, उसके बाद ईरान को वार्न करने के लिए पहुंचे हैं, ईरान को संदेशा देने के लिए पहुंचे हैं कि जो न्यूक्लियर ट्रीटी है उस पर जो उसका स्टैंड है उससे पलट जाए? क्या वो ईरान को यह कहना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो हमारी दोस्ती अब हो रही है उसमें हम आपका और साथ नहीं दे पाएंगे? हम नहीं जानते। इसी साल जनवरी में जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो गए थे, पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी, काफी अच्छी मुलाकात हुई थी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई थी, कई सारे समझौतों पर सिग्नेचर हुआ था, लेकिन तब से अब तक अमू दरिया में बहुत पानी बह चुका है। ट्रंप के आने के बाद सारे मामले पलटते हुए, बनते हुए, बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका अचानक यूक्रेन का साथ छोड़ चुका है, यूक्रेन की जमीन, यूक्रेन के जो खनिज हैं उन सब पर कब्जा करने की बात कर रहा है और उसके बाद रशिया से रिश्ते अच्छे करने की बात कर रहा है। अब इसमें रशिया दोनों काम कर सकता है। रशिया अमेरिका के ऊपर भी दबाव बना सकता है कि मिडिल ईस्ट में अपनी पॉलिसी को बदले, ईरान के लिए जो उसकी पॉलिसी है उसको सॉफ्ट करे, और ईरान के ऊपर भी दबाव बना सकता है कि वो अमेरिका की बात सुन ले, रेजिस्टेंस को छोड़ दे, एटॉमिक जो उसका प्रोग्राम है उसको अबैंडन करे और शांति से रहे। ये भी कह सकता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। अब रशिया क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, अंदर क्या बात हुई है, ये तो बाहर नहीं आई है, लेकिन यह खतरा एक बड़ा है। हालांकि रशिया भी यह चीज जानता है कि ईरान के साथ रिश्ते एक झटके से तोड़ लेना फ्यूचर में उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जब सैंक्शंस अमेरिका एक के बाद एक रशिया और ईरान के ऊपर लगाए जा रहा था तो ट्रायंगल जो रशिया, चीन और ईरान का था, इसने एक दूसरे को बचाया था, एक दूसरे का सामान बेचने में मदद करके, एक दूसरे की आर्थिक मदद करके, दूसरे मामलों में मदद करके इन मुल्कों ने अपनी एक ताकत बनाई थी। अब रशिया वो सारी ताकत अमेरिका के पैरों में सौंप देगा और या फिर अमेरिका के साथ समझौता करते हुए अपने जो उसके हित हैं उसको भी ध्यान में रखेगा। यह देखने वाली बात होगी। हां, यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर रशिया इस वक्त पीछे हट गया तो ईरान के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। वैसे भी ईरान में जंग का खतरा लगातार बना हुआ है। खबर यह है कि ईरान अपने एयर डिफेंसेस को लगातार मजबूत कर रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल अगर हमला करें तो उसका मुकाबला किया जा सके। खासतौर पर जो वहां FBI डायरेक्टर बने हैं काश पटेल, उनका जिस तरह से कल बयान आया कि हमको अपने नंबर 1 एलाई इजराइल के साथ और खड़ा होना चाहिए, और भी बयान जिस तरह से आ रहे हैं, उसको देखते हुए यह खतरा लगातार बढ़ रहा है कि कहीं इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला ना कर दें। यह इतना आसान नहीं होगा। हमला होगा तो ईरान उसी तरह से उसका मुकाबला भी करेगा, लेकिन यह एक ऐसी चीज होगी जो दुनिया में जो थोड़ी बहुत पीस फिलहाल दिखाई दे रही है उसको एक बार फिर से डिस्टर्ब कर सकती है। उधर सीरिया में सबसे मजेदार हालात बन रहे हैं। जुलानी साहब के सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, यही समझ में नहीं आ रहा। हालांकि यूरोपीय यूनियन वगैरह ने सैंक्शन हटा लिए हैं उनके ऊपर, लेकिन अभी कल की खबर यह है कि दमास्कस के अंदर इजराइल ने हमला किया है। यानी बढ़ते बढ़ते वो उनकी राजधानी तक पहुंच गया और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। वहीं नई नई आर्मीज बन रही हैं। जो वहां की द्रूज कम्युनिटी है उसने अपनी एक आर्मी बनाई है। इस आर्मी के जो चीफ हैं वो एंटी असद रहे हैं। कभी आर्मी में थे वो, फिर वो आर्मी से निकाल दिए गए। उसके बाद उन्होंने असद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। अब ये आर्मी उन्होंने इजराइल की मदद के लिए बनाई है, क्योंकि ये सदर्न इलाका, साउथ सीरिया का इलाका है जहां द्रूज लोग हैं, जहां इनका असर है और जहां इजराइल ने कहा है कि मुझे मिलिट्री नहीं चाहिए, सीरिया पूरी तरह से डीमिलिटराइज करे इस इलाके को। अब वहां ये जो द्रूज मिलिट्री बनी है, जो अपने आप को कह रही है कि सीरिया की जो STS की जो आर्मी है उससे अलग होगी, तो अब ये द्रूज की आर्मी इजराइल के साथ खड़ी होगी या अपने इलाकों को बचाएगी, कोई नहीं जानता। क्योंकि एक खबर यह भी है कि जब से नेतन्याहू ने
साउथ को पूरी तरह से डीमिलिटराइज करने की बात की है। वहां की द्रूज कम्युनिटी का एक हिस्सा जो है वो इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तो सीरिया में सबका खुला खेल चल रहा है। कुर्द अपना खेल खेल रहे हैं, द्रूज अपना खेल खेल रहे हैं, अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, मिस्र अपना खेल खेल रहा है, इजराइल अपना खेल खेल रहा है। और इन सब के बीच जुलानी क्या कर रहा है वो किसी के लिए समझ में आने वाली बात नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के भीतर भी कल कई बहुत मजेदार सीन आपको देखने को मिले। जो इजराइल के एनवाय हैं उसके पहले आपने देखा है नेतन्याहू भी जो विवास फैमिली है उसकी फोटो लगातार शेयर कर रहे हैं, हाथ में लेकर फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं। हालांकि विवास फैमिली के यहां आज फ्यूनरल था पूरे परिवार का और उस फ्यूनरल में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को आने से मना कर दिया था, लेकिन वो लगातार उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन में डिमांड की गई कि विवास फैमिली के जो लोग हैं हर आदमी के लिए एक एक मिनट का मौन रखा जाए, एक एक मिनट की खामोशी बरती जाए, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। फलस्तीनी एनवाय ने सवाल उठाया कि ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, आप दीजिए, 7 लोग हैं, 7 मिनट की शांति बिल्कुल यहां पर होनी चाहिए। तो जो 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे मारे गए हैं उनके लिए अगर एक एक मिनट का मौन रखा जाए, एक एक मिनट खामोश रखा जाए तो 70 दिन भी कम पड़ जाएंगे। 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं वहां पर फलस्तीनियों के, उन पर कहीं कोई बात नहीं हो रही और एक फैमिली को लेकर बात हो रही है। तो सवाल यह उठता ही है, क्या फलस्तीनी बच्चों के जान की कीमत नहीं है? फलस्तीनी एनवाय ने वहां पर हिंद रजब का फोटो फहराया। हिंद रजब वही 6 साल की लड़की है जिसके जिस्म में सैकड़ों गोलियां पाई गई थी। उस हिंद रजब पर ना अमेरिका कुछ बोलता है ना इजराइल कुछ बोलता है। यह जंग हुई है और जंग में बच्चे मारे गए हैं, लेकिन अगर आप फलस्तीन और इजराइल के नुकसान की बात करेंगे तो जहां एक विवास फैमिली खत्म हुई है वहां 902 ऐसी फैमिलीज हैं फलस्तीन की जिनका चश्मो चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, बूढ़ों से लेके बच्चों तक सबको मार दिया गया है। यानी 902 फैमिलीज ऐसी हैं जो फलस्तीन के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी गई हैं। इन पर खामोशी कोई नहीं रखेगा। एक वीडियो मैं देख रहा था, यह वीडियो एक पूरे इजराइल में 14,000 सेक्स वर्कर्स हैं और इनमें से 3,000 माइनर्स हैं, यानी 18 साल से कम उम्र की। एक ऐसा मुल्क जो इस बात का गर्व करता है कि बहुत धार्मिक मुल्क है, इस बात का गर्व करता है कि उसके पास बहुत पैसा है, बड़ी खुशहाली है, बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां 3,000 बच्चियां सेक्स ट्रेड में क्यों हैं? इस सवाल का जवाब कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि दुनिया के पोर्न इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा जायनिस्टों के पास क्यों है? बच्चों के साथ जो जिना की खबरें आती हैं, रेप की खबरें आती हैं, वो इजराइल से इतनी ज्यादा क्यों आती हैं? कभी आपने सोचा है? वजह यही है कि मोरली करप्ट समाज बन गया है। जब भी किसी समाज में एक दूसरे धर्म के प्रति, एक दूसरे ग्रुप के प्रति लगातार नफरत फैलाई जाती है तो यह समझ लीजिए कि वो समाज लगातार मोरली करप्ट होता जाता है। दर्द यह है कि हिंदुस्तान में भी यही सब चल रहा है और हिंदुस्तान में भी मोरल बैंकरप्सी जो होती है, नैतिक जो दिवालियापन होता है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। काश दुनिया के बड़े मुल्क, दुनिया के जिम्मेदार मुल्क ये सारा कुछ देख पाते। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। इसमें सबसे ज्यादा जिस बात पर नजर बनी रहेगी, जिसके बारे में मैं लगातार बात करता रहूंगा, वो रशिया का ईरान को लेकर जो रुख है वो बदलता है या यही रहता है। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट में आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे जो बदलेगा, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी, मैं अपडेट्स लेकर आपके सामने आता रहूंगा। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजते रहिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आप हमारी ताकत होंगे तो हम बिना डरे, बिना झुके, कैमरे और सत्ता दोनों के सामने सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।